सभी को एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बचपन के अंदर कप प्लेट धोने का काम किया। कप प्लेट धोने के काम करने के बाद उन्होंने मजदूरी तक करी। लेकिन अगर हम आज उसी शख्स की बात करें तो वह शख्स 5 से 7 करोड़ रुपए की कंपनी का टर्नओवर लेकर के बैठा हुआ है। हम बात कर रहे हैं राजसमंद जिले में 28 मई 1972 में जन्मे नाना भाई गुजर की बात कर रहे हैं, जो आज अपना जीवन गांव की समस्याओं को दूर करने में लगा रहे हैं और हर साल गांव के विकास के लिए 10 से 15 लाख रुपए अपनी जेब से गांव के विकास में लगाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से अपनी जीवनी में परिवर्तन किया। राजसमंद में लिफ्ट बनाने का कारोबार करने वाले नानजी भाई का जीवन मौजूदा वक्त में जितना खुश है और उतना संपन्न दिख रहा है, लेकिन बचपन उतना ही संघर्षों से बीता है। नानजी भाई गुजर का जन्म 28 मई 1972 को हुआ था। राजसमंद जिले के मादरेचो का गोड़ा गांव में उनका जन्म हुआ और 6 साल की उम्र में नाथ द्वारा बस स्टैंड पर कप प्लेट धोने का काम किया करते। 86 में यहाँ बिमरा सेठ जी, दौड़ फरारा के बिमरा जी सेठ जी हैं कचेरा, वो मुझे बचपन में लेके गए थे उनकी फैक्ट्री वलसाड़ में काम करने के लिए, सुरेश मेटल करके। वहाँ से काम करते करते उनकी फैक्ट्री में लेथ मशीन सीख गया। ये 86 से 89 90 तक की बात है, लेथ मशीन का काम सीखा। वहीं बड़े भाई की शादी हुई तो वह भी साथ में जयपुर चले गए और कुछ पढ़ाई कर वह जयपुर से वापस लौट आए। कुछ समय के बाद भाई के साथ मजदूरी शुरू की, साफ सफाई का काम भी किया। तभी नानजी भाई की मुलाकात यूसुफ भाई इंजीनियर से हुई। यूसुफ भाई ने उनके अंदर छुपी हुई प्रतिमा को भाप करके लैथ मशीन का काम सिखाया और इस तरह 1986 से 1990 तक उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ज़्यादा दिन यहाँ भी उनका मन नहीं लगा। 97 में मार्बल का काम किया, 5 साल तक मार्बल मशीनरी फिट किया उदयपुर फ्रेंच इंजीनियरिंग वर्क्स की, पूरा मार्बल का हिंसा वगैरह। फिर 97 में वापस मैं उसी फैक्ट्री में गया, 10,000 में लगा। 2003 में रमेश कुमार हमेलाल जैन सिसोदा, लास्ट नौकरी मेरी इनके पास थी 89 से लेकर 2003 तक की। इनके पास जो सीखने को मिला, जो सेवा का मौका मिला, उनके जो विचार सीखने को मिले, और रमेश कुमार हमेलाल जैन ने जो मुझे दिया वो साहित्य किसी गुजर नौकर को मिला हो, इतना कुछ मुझे दिया उन्होंने, और उनकी देन है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। 2004 के अंदर आशापुरा हाइड्रोक्लोरिक लेफ्ट नाम से उन्होंने अपनी फर्म भी बनाई। 2004 में इस फर्म का टर्नओवर 5 लाख रुपए था, लेकिन आज की तारीख में नानजी भाई के फर्म का टर्नओवर 5 से 7 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। साथ ही इनकी कंपनी नामी लिफ्ट बनाने की कंपनियों को टक्कर भी दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी नानजी भाई ने अपने गांव की समस्या को नहीं भुलाया। इसके लिए उन्होंने 6 अप्रैल 2015 को आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट का गठन किया। गुजरात से लेकर के राजस्थान तक पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली, लाखों पौधे लगाए और पर्यावरण के लिए जागरूक किया। अपने गांव में 20 लाख की लागत से कुआं भी खुदवाया। नानजी भाई का कहना है कि वह हर साल 15 से 20 लाख रुपए अपनी जन्मभूमि के लिए खर्च करेंगे और अपनी ग्राम पंचायत को विकसित करने का संकल्प सभी को बताएंगे। डूंगरपुर से खबर सामने आ रही है जिसमें हेड कांस्टेबल नवीन चंद्र ने बढ़ाया है डूंगरपुर पुलिस का मान। तो वहीं उदयपुर में डीजीपी
डिस्क रोल से किया गया उनका सम्मान। साथ ही डीजीपी लाठर ने उदयपुर में आयोजित समारोह में किया गया सम्मान, तो वहीं डीएसपी और कोतवाली थाने में रहते हुए की थी कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व युवा दिवस के अवसर पर सभी लोगों से अपील की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए भी थे। आप सभी को बता दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर युवाओं से आत्मनिर्भर बनने की अपील की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी पर चिंता का विषय पूरा देश बना हुआ है और बेरोजगारी एक चिंता का विषय देश में तो बनी हुई है, लेकिन युवाओं के लिए भी बेरोजगारी बहुत बड़ा विषय बनी हुई है, क्योंकि गहलोत सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि देश के अंदर नौकरियां नहीं है और सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने आश्वासन जरूर दिया कि हम आप सभी की नौकरी लगवाने के लिए जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी देश की हालत खराब चल रही है और देश के अंदर नौकरियों पर लगातार घमासान मचा हुआ है और इसी के चलते हुए बेरोजगारी लोगों को झेलनी पड़ रही है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान देश के अंदर पहला स्थान पर पहुंच चुका है। जी हाँ, स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसके अंतर्गत गणना की गई थी और राजस्थान को देश में पहला स्थान दिया गया है। वहीं दूसरे स्थान पर था पहले राजस्थान और अब पहले स्थान पर आ गया है। तो वहीं साथ ही साथ 100 शहरों की सूची के अंदर जयपुर के 28, जी हाँ 100 शहरों की सूची के अंदर जयपुर 28वें स्थान पर, तो वहीं उदयपुर 5वें स्थान पर और उसी के साथ साथ कोटा 10वें स्थान पर और अजमेर 22वें स्थान पर अभी भी मौजूद है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि अभी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आप सभी को बता दूं कि बच्चे के कुएं में गिरने का मामला सामने आया था और उस कुएं में गिरने के लिए जब बच्चे को बचाने के लिए लोग वहां पहुंचे तो 35 और लोग कुएं के अंदर गिर गए। जी हाँ, यह बड़ा अचंभित सा है सुनने में, लेकिन इसके पीछे की आखिरकार घटना क्या है मैं आप सभी को बताता हूँ। इसमें साफ साफ पहले बच्चा कुएं के अंदर गिरा और उसके बाद में लोग उसे बचाने के लिए उस कुएं के ऊपर मुंडेर बनी हुई थी उसके ऊपर खड़े हुए थे, लेकिन मुंडेर उनका वजन सहन नहीं कर पाई और वह धंस गई, जिससे वह सभी भी नीचे जाकर के गिर गए। और इसके बाद में जब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हड़कंप मच गया तो साथ ही वहां पे प्रशासन पहुंचा और पुलिस भी पहुंची और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद में 13 लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया था और बाकी लोगों को निकाला जा रहा था। साथ ही आप सभी को बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना महामारी के चलते हुए लोगों के अंदर असमंजस बना हुआ है कि आखिरकार कब, जी हाँ आखिरकार कब यह कोरोना महामारी खत्म होगी और हम वापस से पहले जैसी जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन इसी बीच आप सभी को आंकड़ों से अवगत करवा देता हूं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान के अंदर 33 कोरोना के नए मामले फिर सामने आए हैं और इसी के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 12 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। तो वहीं एक्टिव केसों की बात करें तो राजस्थान के अंदर 522 अभी भी एक्टिव केस मौजूद हैं। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें भीषण उमस ने प्रदेशवासियों को बेहाल कर दिया है। उमस के चलते लोगों के पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं सूर्य की तपिश और उमस ने बेहाल किया। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और आज करीब 1 से 2 डिग्री तक दिन का तापमान बढ़ता हुआ नजर आया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा प्रवास के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र के कनवास तहसील के गरड़ा गांव का दौरा किया है। पिछले दिनों बिजली गिरने से मौत का शिकार हुए 4 बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है। बिरला ने मृतक परिजनों को ढांढस भी बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया है।
बिरला ने बिजली गिरने से गंभीर रूप से झुलसे बच्चों व उनके परिजनों से भी बात की। उत्तर प्रदेश ने अपना जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की पेशकश की है। यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने इसका ड्राफ्ट जारी किया। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में संघ के एजेंडे में शामिल जनसंख्या नियंत्रण कानून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कर्नाटक समेत कुछ अन्य राज्य भी इसमें रुचि ले रहे हैं। योगी सरकार का तर्क है कि राज्य की आबादी जिस तरह बढ़ रही है उस पर लगाम लगाने की ज़्यादा आवश्यकता। मशहूर एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। वे 75 साल की थी। सीरियल बालिका वधू में उन्होंने दादी सा की भूमिका निभाई थी। सुरेखा के पास बधाई हो फिल्म के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया था, इसलिए पिछले साल उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से 65 साल से अधिक उम्र के एक्टर्स पर शूटिंग के लिए लगाया बैन हटाने की मांग भी की थी। बारां जिले के बापचा थाना क्षेत्र के कड़ैयाहाट गांव में 10 जून को 40 वर्षीय विधवा महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 35 दिन बाद आरोपी प्रेमी को पकड़ लिया। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने 16 लोगों के डीएनए सैंपल की जांच कराई थी और रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार को पुलिस ने आरोपी भरत कुमार को गिरफ्तार किया। मुंबई में गुरुवार की देर रात हो रही बारिश शुक्रवार सुबह भी जारी रही है। वडाला, सायन और गांधी मार्केट समेत कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। भारी बारिश के चलते बीएमसी ने बसों के रूट बदल दिए हैं। हार्बर लाइन पर चलने वाले लोकल ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है और एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया। 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। वैक्सीनेशन अभियान को आज 6 महीने पूरे हो गए। अब तक देश में 39 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। 31 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी गई। वहीं करीब 8 करोड़ लोग पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके हैं और दिसंबर तक देश की 18 साल से अधिक उम्र की आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो जाएगी। इस बार भारत का सबसे बड़ा दल टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहा है। भारतीय स्क्वाड में 228 मेंबर होंगे। इसमें 124 एथलीट शामिल हैं। इसमें से 69 पुरुष और 55 महिला एथलीट और बाकी स्टाफ मेंबर्स होंगे। भारतीय एथलीट इस बार 85 मेडल के लिए दावेदारी पेश करेंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स डेटा कंपनी ग्रेसनोड के मुताबिक भारत इस बार अपने अभियान में कामयाब होगा। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगाई बढ़ने के खिलाफ कांग्रेस का पिछले एक सप्ताह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी क्रम में आज जयपुर में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर में साइकिल रैली निकाली। डोटासरा खुद निकाल करके महंगाई व मुद्दों पर केंद्र सरकार की मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इस रैली को एक रिहर्सल के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि कल जयपुर में कांग्रेस की बड़ा मार्च है जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। भारत के पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने मैच फिनिशर के तौर पर हार्दिक पांड्या को पहली पसंद बताया है। उन्होंने कहा कि हार्दिक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से किसी भी मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं और T20 वर्ल्ड कप में वे इसी रोल में नजर आएंगे। हार्दिक दुनिया के बेस्ट मैच फिनिशर्स में शुमार MS धोनी का रोल निभा सकते हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। कोरोना टीकाकरण को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के अंदर कल मिले हैं 4.50 लाख से ज़्यादा कोरोना के टीके। तो वहीं अब तक केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं टीके, तो वैक्सीनेशन बंद के लगे हैं बोर्ड। वितरण में देरी से आज भी केंद्रों पर नहीं हो रहा है टीकाकरण। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। कोरोना महामारी के कारण हरियाणा में लंबे समय से बंद स्कूल शुक्रवार से खुल गए हैं। 3 महीने के बाद शुक्रवार की सुबह बच्चे पहले की तरह दोस्तों और सहपाठियों के साथ स्कूल जाते नजर आए हैं। वहीं स्कूल में एंट्री से पहले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। स्कूल आने के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र जरूरी किया गया। और साथ ही आप सभी को बता दूं कि लॉकडाउन की अवधि में 16 जुलाई से तीसरी बार
स्कूलों को खोला गया है। इससे पहले फरवरी और दिसंबर 2020 में स्कूल खोले गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स के कोरोना की चपेट में आने के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले के तहत 9 से 12वीं तक की कक्षाओं के स्कूल संचालन की अनुमति दी है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने से पहले शिक्षा विभाग ने कोरोना से बचाव को लेकर के बड़ी तैयारी की। सभी स्कूलों को SOP जारी की गई है, जिसके तहत एक गेट से एंट्री होगी और दूसरे गेट से बाहर निकल सकेंगे। कोरोना महामारी के कारण रेवाड़ी में पिछले करीब 3 महीने से बंद स्कूलों का लॉक शुक्रवार को खुल गया है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 1011 में से 115 गर्ल्स स्टूडेंट्स पहले दिन क्लास लेने पहुंची। वहीं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने से पहले कोरोना से बचाव को लेकर के बड़ी तैयारियां की गई हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी स्कूलों को SOP भी जारी की थी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने से पहले ही शिक्षा विभाग ने कोरोना से बचाव को लेकर के बड़ी तैयारियां की हैं। सभी स्कूलों को SOP भी जारी की गई, जिसके तहत एक गेट से एंट्री होगी और दूसरे गेट से बाहर निकल सकेंगे। पानीपत में 3 दिन लगातार मानसूनी बारिश के बाद में शुक्रवार सुबह को सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं। सुबह से धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं गर्मी से कुछ राहत दिला रही हैं। आज आंशिक रूप से बदलाव और बादल छाने की और बूंदाबांदी के आसार बताए जा रहे हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं पानीपत में मंगलवार को मानसून ने दस्तक दे दी। तभी से अभी झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश देखने को मिल रही है। गुरुवार को पानीपत में रिकॉर्ड 65 मिलीमीटर बारिश हुई है और जिससे पूरा शहर जलमग्न हुआ है। बारिश ने लोगों और गर्मी को राहत तो दी, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण वाहन चालकों को जलभराव से परेशानी का सामना करना पड़ा। हिसार के गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय परिसर में भाजपा के कार्यक्रम का विरोध ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा। मसला भाजपा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर लगे महिलाओं को अश्लील इशारा करने का आरोप है। कई दिनों से जहां नेता अपनी जीन पर अड़े हुए हैं, तो वहीं किसान भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। गुरुवार को इस विरोध में मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चे ने संभाल लिया। मोर्चा की तरफ से मनीष ग्रोवर को राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत भेज करके कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही रोहतक में धरने वाली जगह पक्का वाटरप्रूफ टेंट लगा दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से महिला आयोग को भेजी गई शिकायत में लिखा गया है कि पूर्व मंत्री ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों की तरफ अश्लील इशारा करके हिंसा करने के लिए भड़काया है। इसके अलावा इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं और उनकी तरफ ऐसा इशारा करना उनकी लज्जा भंग करना है। इस मामले में आरोपी मंत्री के खिलाफ में IPC 509, 323 व 294 के तहत केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाए। जींद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने बुजुर्ग की हत्या के जुर्म में 8 लोगों को उम्र कैद और हर दोषी को 53,500 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 14 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार जींद के गांव खरक गागर निवासी बाल किशन ने 28 अक्टूबर 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 अक्टूबर को पुलिस का पिता पूर्णचंद, भाई दिनेश, बेटा रितेश खेत में सिंचाई के लिए खेत की नाली की सफाई कर रहे थे। इस पर पड़ोसी राजेंद्र परिवार के लोगों ने ऐतराज भी जताया था। इसके बाद राजेंद्र परिवार के लोगों ने उसके पिता पूर्णचंद व खेत में मौजूद अन्य लोगों पर हमला कर दिया। इसमें उसके पिता पूर्णचंद, दिनेश, रितेश, सन्नी तथा शिकायतकर्ता बालकिशन को काफ़ी चोटें आई थी। चिकित्सकों ने सभी की गंभीर हालत देख करके PGI रोहतक रेफर कर दिया और वहां उपचार के दौरान उसके पिता पूर्णचंद की मौत हो गई। हरियाणा की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। व्हाट्सएप मैसेजेस को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि दिल्ली कोर्ट में व्हाट्सएप मैसेज साक्ष्य नहीं बन सकते हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिसके अंतर्गत व्हाट्सएप मैसेज का कोई भी प्रमाणिक मूल्य नहीं होगा। साथ ही व्हाट्सएप मैसेज को कोई महत्व नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा।
तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ भी बनाया और हटाया जा सकता है। साथ ही साथ लोकप्रियता विश्वसनीयता का पैमाना नहीं है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जो जालोर जिले से सामने आई है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि जालोर जिले के सांचौर के अंदर किसानों के साथ में बर्बरता हुई है और उस बर्बरता का वीडियो भी वायरल होता हुआ नजर आया है, जिसके अंतर्गत एसडीएम किसानों को लाते मार रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ मुद्दा है कि एसडीएम ने उन्हें लाते मारी और घसीटते हुए भी नजर आए हैं, तो आखिरकार ये क्या कुछ मामला कह रहा है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। जालोर जिले के सांचौर इलाके में किसानों के साथ प्रशासनिक अमले की ओर से की गई बर्बरता सामने आई है। यहाँ प्रतापपुरा में गांव में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले हाईवे के कारण मुआवजे की मांग पर किसानों ने जब काम रोका तो सांचौर एसडीएम ने उनको लाते मार दी। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अमले के एक कर्मचारी ने 15 साल की एक बच्ची को चलती गाड़ी में कुछ देर तक घसीटा और फिर नीचे फेंक दिया। इससे आक्रोशित किसानों और पुलिसों के बीच धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने ग्रामीणों को मौके से हटा करके मामला शांत कराया। इस मामले को लेकर के किसान आज सांचौर उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रतापपुरा गांव में गुरुवार को हुए इस घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में एसडीएम भूपेंद्र यादव किसान नरसिंह राम चौधरी को लात मारते हुए साफ दिख रहे हैं और दूसरे वीडियो में बच्ची को चलती गाड़ी में घसीटने और नीचे फेंकने की घटना भी दिखाई दे रही। बच्ची अगर टायर के नीचे आ जाती उसकी मौत भी हो सकती थी। अमृतसर से जामनगर तक बनने वाले एक्सप्रेसवे 754 का निर्माण प्रतापपुरा की सरहद में गुरुवार को ही शुरू हुआ था और उसे ग्रामीणों ने रुकवा दिया। एसडीएम यादव का कहना है कि किसान लाठी लेकर के उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसलिए बचाव में लात मारनी पड़ी। दरअसल यहाँ जमीन की बाजार दर करीब 10 लाख रुपए बीघा बताई जाती है, जबकि उसे डीएलसी दर से 45,000 रुपये प्रति बीघा की दर से अवाप्त किया जा रहा है। इसको लेकर के किसान 2019 में हाई कोर्ट में गए थे। वहाँ किसानों के खिलाफ फैसला आने पर कोर्ट गए और उसी के बाद में फैसला आने पर अभी मामला डबल बेंच में है। कोरोना काल में मामले की सुनवाई नहीं हो पाई और किसानों का कहना है कि अवार्ड राशि जारी हो चुकी है, जबकि मकान, पेड़ और कुएं समेत अवाप्ति राशि आनी है, जो काफ़ी कम है और यह मामला बरसम से गुजरात बॉर्डर तक 10 किलोमीटर के बीच का है। फैसले तक काम रोकने के लिए कंपनी नहीं मान रही और अभी तक 90% किसानों ने अवार्ड नहीं लिया। वहीं खबर बारा जिले से सामने आ रही है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते हुए विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। बारा के मेलखेड़ी गांव में अज्ञात कारणों के चलते हुए महिला ने जहरीला पदार्थ खाया। तो वहीं आप सभी को बता दें कि 45 वर्षीय विवाहिता कालीबाई बनवारी लाल मीणा ने जहरीला पदार्थ खाने से विवाहिता की तबीयत बिगड़ गई और परिजनों के द्वारा निजी वाहन की सहायता से विवाहिता को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। जहां पर डॉक्टरों द्वारा महिला का उपचार किया जा रहा है, तो वहीं जिला अस्पताल चौकी के कांस्टेबल लालचंद शाक्यवाल ने कोतवाली थाने में इसकी सूचना दी। वहीं खबर बारा जिले से सामने आ रही है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते हुए विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। बारा के मेलखेड़ी गांव में अज्ञात कारणों के चलते हुए महिला ने जहरीला पदार्थ खाया। तो वहीं आप सभी को बता दें कि 45 वर्षीय विवाहिता कालीबाई बनवारी लाल मीणा ने जहरीला पदार्थ खाने से विवाहिता की तबीयत बिगड़ गई और परिजनों के द्वारा निजी वाहन की सहायता से विवाहिता को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। जहां पर डॉक्टरों द्वारा महिला का उपचार किया जा रहा है, तो वहीं जिला अस्पताल चौकी के कांस्टेबल लालचंद शाक्यवाल ने कोतवाली थाने में इसकी सूचना दी।
चोमू पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एनडीपीएस मामले के अंदर 2 साल से फरार चल रहे अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और क्या कुछ मामला है यह पूरा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट से। पुलिस थाना चोमू टीम द्वारा एनडीपीएस के मामले में पिछले 2 माह से फरार चल रहे 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। करोड़ों रुपए की नशीली दवाइयों के कारोबार के मामले में लिप्त श्याम सुंदर मुंदड़ा व शेख साजिद को अजमेर से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियां लंबे समय से कर रहे थे नशीली दवाइयों का कारोबार, तो वहीं मुलजिम श्याम सुंदर मुंदड़ा फर्जी लाइसेंस की आड़ में लंबे समय से कर रहा था नशीली दवाइयों का व्यापार। पूर्व में करीब 25 लाख से अधिक नशीली टैबलेट व कैप्सूल बरामद की गई है। एक सौदागर को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर पश्चिम में पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी। वहीं कार्रवाई के क्रम में पुलिस थाना चोमू जिला जयपुर पश्चिम 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया और दोनों मुलजिमों में थाना रामगंज जिला अजमेर में नशीली दवाइयों को व्यापार में हो चुके हैं गिरफ्तार। चलिए अब एक रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सिकंदरा थाने के अंदर 14 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सिकंदरा थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने विशेष टीम का गठन कर थाना हाजा दौसा जिले के स्थायी वारंटी को दस्तयाब करने में सफलता हासिल कर ली। थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने बताया कि आरोपी चोरी के प्रकरण में पुलिस को गच्चा देकर के 14 साल से फरार चल रहा था, जिसे बुर्जा दानी से गिरफ्तार किया गया और आरोपी प्रहलाद बावरिया पुत्र चंदा बावरिया टोंक का रहने वाला बताया जा रहा। जोगनेर थानाधिकारी जोगेंद्र राठौर को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक बता रहे हैं कि जोगनेर थानाधिकारी जोगेंद्र राठौर को बड़ी सफलता हासिल हुई। अपहरण, लूट और मारपीट करने के फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रोडवेज बस के आगे गाड़ी लगा करके किया था अपहरण, तो वहीं 5 दिन पूर्व पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आप सभी ने सुना होगा कि कुएं में गिरने से किसी व्यक्ति की मौत हो गई और वह कुएं में डूब करके मर गया, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही सामने आ रहा है। आप सभी को बता दूं, मध्य प्रदेश के अंदर एक बच्चा कुएं के अंदर गिरता है। कुएं के अंदर गिरने के बाद में जब लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं तो लगभग 35 लोग और कुएं के अंदर गिर जाते हैं। आखिर ये कैसे हुआ कि 35 लोग कुएं के अंदर फिर गिर जाते हैं एक बच्चे को बचाने के लिए, मैं आप सभी को बताता हूं। इसके अंतर्गत यह मामला मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, जहां पर देर रात्रि लगभग 9:15 बजे के करीब यह मामला हुआ और एक बच्चा कुएं के अंदर गिर गया, लेकिन जब
उसको बचाने के लिए कुएं के ऊपर जो मुंडेरी बनी हुई थी उसके ऊपर लोग खड़े हुए थे। जब वह मुंडेरी के ऊपर लोग खड़े हुए थे तो वह मुंडेरी लोगों का वजन सहन नहीं कर पाई और वह ढह गई, जिससे उसके ऊपर खड़े हुए लगभग 35 लोग कुएं के अंदर गिर चुके थे। और इस मामले के ऊपर शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गड़ी सोच करी और उसके बाद उन्होंने फटाफट से इसमें प्रशासन को वहां भेजा और कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत कुछ ही समय बाद में 13 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था और बाकी सबको बचाने का प्रयास अभी भी जारी था। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ ये मामला और बयां कर रहा है। गंज बासौदा के अंदर एक बच्चे को बचाने के प्रयास में 35 से ज्यादा लोग कुएं में गिर पड़े हैं। गंजबाद सौदा के लाल पठार इलाके में गुरुवार की रात करीब 8:45 बजे 13 साल का बच्चा रवि कुएं में गिर गया। कुछ लोग कुएं में कूदकर बच्चे को तलाशने लगे। इसी दौरान कुएं की मुंडेर धंस गई और 35 से ज्यादा लोग कुएं में जा गिरे। वहां हड़कंप भी मच गया। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा में थे। उन्होंने विदिशा में दत्तक बेटियों के शादी स्थल पर लगे पांडाल को ही कंट्रोल रूम बना दिया और पूरे समय अपडेट लेते रहे। उन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को मौके पर रवाना किया और रात को 11:30 बजे तक 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। कुआं करीब 30 फीट गहरा है और कुआं ऐसा था कि उसका लेवल एक हिस्सा पानी भरने के लिए खुला हुआ छोड़ा था, बाकी हिस्से में आरसीसी की छत थी और घटना के समय इसी छत पर लोग खड़े हुए थे। यह छत वजन नहीं सहन कर पाई और भरभरा कर कुएं में धंस गई। महंगाई को लेकर के एक और खबर सामने आई है, जिसमें महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की साइकिल यात्रा देखने को मिली है। जयपुर में अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक यह निकाली जा रही है। तो वहीं साइकिल रैली में पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक कृष्ण पुनिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खरसेलेवा, साले मोहम्मद सय्यम लोढ़ा भी शामिल थे। कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। साथ ही आप सभी को बता दूं कि कोटा के कनवास तहसील के गरडा गांव पहुंचे हैं बिरला। गरडा में आकाशीय बिजली से हुई थी 4 बच्चों की मौत। और पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अब एक रुक कर देते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर में कल मानसरोवर के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें खुले तारों की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। और इसी को लेकर के निगम कर्मचारियों में लगातार होड़ भी मची हुई है। वह एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते हुए नजर आ रहे थे। आखिरकार किसने किसके ऊपर इल्जाम डाला, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। मानसरोवर सेक्टर 42 के पार्क में खुले तारों में करंट से 10 साल की गौरव की मौत पर अफसरों में नोट शीट में कुतर्क दिया कि निगम कर्मचारियों और अधिकारी सीधे दोषी नहीं हैं। पार्क 8 बजे बंद हो जाता है तो बच्चा 10 बजे खेलने गया ही क्यों? नोट शीट में उद्यान शाखा, लाइट शाखा और सिविल इंजीनियरिंग विंग एक दूसरे को दोषी बताते रहे। बवाल मचा तो 2 दिन से छुट्टी पर चल रहे जेईएन हिमांशु शर्मा और विद्युत निरीक्षक राजेंद्र बैरवा को सस्पेंड कर दिया गया। चीफ इंजीनियर और एडिशनल कमिश्नर की जांच कमेटी बनाई गई और इधर एक्सीएन रूपाराम तो मौके पर ही नहीं गए। ईएन विकास शर्मा ने नोटशीट में लिखा, गार्डन उपायुक्त रविंद्र सिंह ने सूचना 11:45 पर दी थी। विद्युत निरीक्षक राजेंद्र बैरवा को 3 बार फोन किया गया पर उन्होंने नो रिस्पॉन्स दिया। जेईएन हिमांशु शर्मा के साथ 12:15 बजे मौके पर गए और एएन ने नोटशीट में लिखा, पार्क 8 बजे बंद हो जाता है और घटना रात 10 बजे हुई। बीकानेर से सामने आ रही है। नहर में आए कटाव का मामला को लेकर के आप सभी को बता दें कि 12 घंटों बाद दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है और कल शाम को आया था रूबली विद्रिका के KWM माइनर का कटाव। वहीं
निचला क्षेत्र होने की वजह कटाव बढ़कर के 80 फीट के करीब पहुंच चुका है। छतरगढ़ सिंचाई विभाग ने नहर को पाटने का कार्य शुरू किया। पूरे देश की जनता के लिए एक दुखद खबर सामने आ रही है, जिसमें अब नहीं रही हैं बालिका वधू की दादी साहब सुरेखा सीकरी। साथ ही जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन हो चुका है और वह 75 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि विधायक रामलाल शर्मा ने गहलोत सरकार के लिए कहा है कि पेयजल की समस्याओं को देखते हुए उन्हें रोड मैप तैयार करना चाहिए ताकि आसानी से समस्या का समाधान मिल सके। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार उन्होंने और क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेश में हो रही भीषण गर्मी की वजह से पेयजल समस्या के ऊपर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर मानसून बेरुख होता दिखाई दे रहा है और राजस्थान की जनता इस समय राजस्थान सरकार की नीतियों से भी परेशान है। कोविड में भी राजस्थान की जनता ने ही संघर्ष किया। सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग भी जनता को नहीं मिल रहा। वो चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार आने वाले समय के अंदर भीषण गर्मी में जल की समस्या, रोजगार की समस्या और इन तमाम समस्याओं को देखते हुए कोई ऐसा रोड मैप तैयार करे ताकि जनता को रिलीफ मिल सके। और उन्हें लगता है कि प्रदेश के मुखिया को कम से कम हमारे जो परंपरागत और धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, कम से कम वोट बैंक की चिंता किए बगैर उन धार्मिक अनुष्ठानों को भी ठीक करवाने ताकि हो सके कि इंदिरा और इंद्रदेव प्रसन्न हो सकें। लेकिन जो हालत प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं वह हालत प्रदेश के अंदर अकाल के बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस अकाल के मुकाबला करने के लिए ऐसा रोड मैप सरकार अभी तैयार करेगी, किस तरीके से जनता को भविष्य में राहत मिल सके। राजस्थान के अंदर मानसून बेरुख होता दिखाई दे रहा है और राजस्थान की जनता इस समय राजस्थान सरकार की नीतियों से भी परेशान है और कोविड के लिए भी राजस्थान की जनता ने संघर्ष किया है। सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग भी जनता को नहीं मिल पाया। मैं चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार आने वाले समय के अंदर भीषण जल की समस्या, रोजगार की समस्या और इन तमाम समस्याओं को देखते हुए कोई रोड मैप ऐसा तैयार करे ताकि जनता को रिलीफ मिल सके। और मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया को कम से कम हमारे जो परंपरागत और हमारे जो आध्यात्मिक जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, कम से कम अपने वोट बैंक की राजनीति की चिंता किए बिना उन धार्मिक अनुष्ठानों को भी कराए ताकि हो सकता है कि इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करे। लेकिन जो हालात प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं वो हालात प्रदेश के अंदर अकाल के बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस अकाल से मुकाबला करने का एक रोड मैप सरकार अभी से तैयार करे कि किस तरीके से जनता को राहत दे सकती है। पूर्व विधायक दया कृष्ण विजय का निधन हो चुका है। यहाँ बड़ी खबर हम आपको तक बता रहे हैं कि पूर्व विधायक दया कृष्ण विजय का निधन हो चुका है। तो वहीं कोटा में लंबे समय से उनका उपचार चल रहा था और 94 वर्ष की उम्र में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सचिन पायलट को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें सचिन पायलट का देहरादून एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह व राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन, जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा प्रवास के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र के कनवास तहसील के गरड़ा गांव का दौरा किया है। पिछले दिनों बिजली गिरने से मौत का शिकार हुए 4 बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है। बिरला ने मृतक परिजनों को ढांढस भी बनाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बिरला ने बिजली गिरने से गंभीर रूप से झुलसे बच्चों व उनके परिजनों से भी बात की। उत्तर प्रदेश ने अपना जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की पेशकश की है,
यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने इसका ड्राफ्ट जारी किया। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में संघ के एजेंट में शामिल जनसंख्या नियंत्रण कानून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कर्नाटक समेत कुछ अन्य राज्य भी इसमें रुचि ले रहे हैं। योगी सरकार का तर्क है कि राज्य की आबादी जिस तरह बढ़ रही है उस पर लगाम लगाने की ज़्यादा आवश्यकता। मशहूर एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। वे 75 साल की थी। सीरियल बालिका वधू में उन्होंने दादी सा की भूमिका निभाई थी। सुरेखा के पास बधाई हो फिल्म के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया था, इसलिए पिछले साल उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से 65 साल से अधिक उम्र के एक्टर्स पर शूटिंग के लिए लगाया बैन हटाने की मांग भी की थी। बारां जिले के बापचा थाना क्षेत्र के कड़ैयाहाट गांव में 10 जून को 40 वर्षीय विधवा महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 35 दिन बाद आरोपी प्रेमी को पकड़ लिया। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने 16 लोगों के डीएनए सैंपल की जांच कराई थी और रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार को पुलिस ने आरोपी भरत कुमार को गिरफ्तार किया। मुंबई में गुरुवार की देर रात हो रही बारिश शुक्रवार सुबह भी जारी रही है। वडाला, सायन और गांधी मार्केट समेत कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। भारी बारिश के चलते बीएमसी ने बसों के रूट बदल दिए हैं। हार्बर लाइन पर चलने वाले लोकल ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है और एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया। 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। वैक्सीनेशन अभियान को आज 6 महीने पूरे हो गए। अब तक देश में 39 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। 31 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी गई। वहीं करीब 8 करोड़ लोग पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके हैं और दिसंबर तक देश की 18 साल से अधिक उम्र की आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो जाएगी। इस बार भारत का सबसे बड़ा दल टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहा है। भारतीय स्क्वाड में 228 मेंबर होंगे। इसमें 124 एथलीट शामिल हैं। इसमें से 69 पुरुष और 55 महिला एथलीट और बाकी स्टाफ मेंबर्स होंगे। भारतीय एथलीट इस बार 85 मेडल के लिए दावेदारी पेश करेंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स डेटा कंपनी ग्रेसनोड के मुताबिक भारत इस बार अपने अभियान में कामयाब होगा। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगाई बढ़ने के खिलाफ कांग्रेस का पिछले एक सप्ताह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी क्रम में आज जयपुर में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर में साइकिल रैली निकाली। डोटासरा खुद निकाल करके महंगाई व मुद्दों पर केंद्र सरकार की मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इस रैली को एक रिहर्सल के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि कल जयपुर में कांग्रेस की बड़ा मार्च है जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। भारत के पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने मैच फिनिशर के तौर पर हार्दिक पांड्या को पहली पसंद बताया है। उन्होंने कहा कि हार्दिक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से किसी भी मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं और T20 वर्ल्ड कप में वे इसी रोल में नजर आएंगे। हार्दिक दुनिया के बेस्ट मैच फिनिशर्स में शुमार MS धोनी का रोल निभा सकते हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। कोरोना टीकाकरण को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के अंदर कल मिले हैं 4.50 लाख से ज़्यादा कोरोना के टीके। तो वहीं अब तक केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं टीके, तो वैक्सीनेशन बंद के लगे हैं बोर्ड। वितरण में देरी से आज भी केंद्रों पर नहीं हो रहा है टीकाकरण। व्हाट्सएप मैसेजेस को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि दिल्ली कोर्ट में व्हाट्सएप मैसेज साक्ष्य नहीं बन सकते हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिसके अंतर्गत व्हाट्सएप मैसेज का कोई भी प्रमाणिक मूल्य नहीं होगा। साथ ही व्हाट्सएप मैसेज को कोई महत्व नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा। तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ भी बनाया और हटाया जा सकता है। साथ ही साथ लोकप्रियता विश्वसनीयता का पैमाना नहीं है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
को बता दूं कि जालोर जिले के सांचौर के अंदर किसानों के साथ में बर्बरता हुई है और उस बर्बरता का वीडियो भी वायरल होता हुआ नजर आया है, जिसके अंतर्गत एसडीएम किसानों को लाते मार रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ मुद्दा है कि एसडीएम ने उन्हें लाते मारी और घसीटते हुए भी नजर आए हैं, तो आखिरकार ये क्या कुछ मामला कह रहा है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। जालोर जिले के सांचौर इलाके में किसानों के साथ प्रशासनिक अमले की ओर से की गई बर्बरता सामने आई है। यहाँ प्रतापपुरा में गांव में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले हाईवे के कारण मुआवजे की मांग पर किसानों ने जब काम रोका तो सांचौर एसडीएम ने उनको लाते मार दी। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अमले के एक कर्मचारी ने 15 साल की एक बच्ची को चलती गाड़ी में कुछ देर तक घसीटा और फिर नीचे फेंक दिया। इससे आक्रोशित किसानों और पुलिसों के बीच धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने ग्रामीणों को मौके से हटा करके मामला शांत कराया। इस मामले को लेकर के किसान आज सांचौर उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रतापपुरा गांव में गुरुवार को हुए इस घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में एसडीएम भूपेंद्र यादव किसान नरसिंह राम चौधरी को लात मारते हुए साफ दिख रहे हैं और दूसरे वीडियो में बच्ची को चलती गाड़ी में घसीटने और नीचे फेंकने की घटना भी दिखाई दे रही। बच्ची अगर टायर के नीचे आ जाती उसकी मौत भी हो सकती थी। अमृतसर से जामनगर तक बनने वाले एक्सप्रेसवे 754 का निर्माण प्रतापपुरा की सरहद में गुरुवार को ही शुरू हुआ था और उसे ग्रामीणों ने रुकवा दिया। एसडीएम यादव का कहना है कि किसान लाठी लेकर के उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसलिए बचाव में लात मारनी पड़ी। दरअसल यहाँ जमीन की बाजार दर करीब 10 लाख रुपए बीघा बताई जाती है, जबकि उसे डीएलसी दर से 45,000 रुपये प्रति बीघा की दर से अवाप्त किया जा रहा है। इसको लेकर के किसान 2019 में हाई कोर्ट में गए थे। वहाँ किसानों के खिलाफ फैसला आने पर कोर्ट गए और उसी के बाद में फैसला आने पर अभी मामला डबल बेंच में है। कोरोना काल में मामले की सुनवाई नहीं हो पाई और किसानों का कहना है कि अवार्ड राशि जारी हो चुकी है, जबकि मकान, पेड़ और कुएं समेत अवाप्ति राशि आनी है, जो काफ़ी कम है और यह मामला बरसम से गुजरात बॉर्डर तक 10 किलोमीटर के बीच का है। फैसले तक काम रोकने के लिए कंपनी नहीं मान रही और अभी तक 90% किसानों ने अवार्ड नहीं लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की। भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज से 2 दिन पहले श्रीलंकाई टीम को झटका लगा। टीम के पूर्व कप्तान श्रीलंकाई टीम को झटका लगा है और टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज कुशल परेरा कंधे में चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो चुके हैं। क्रिकेट की वेबसाइट क्रिकइन्फो के मुताबिक कुशल परेरा का भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर होना तय है, क्योंकि उनके कंधे में चोट लगी है और डॉक्टरों ने उन्हें 6 हफ्ते तक आराम की सलाह दी है। परेरा इंग्लैंड दौरे पर श्रीलंका वनडे टीम के कप्तान थे। भारत में कितने लोगों को दुर्लभ बीमारियां हैं, इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इलाज महंगा है, देश में कोई कंपनी इन दुर्लभ बीमारियों की दवा नहीं बना रही और सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो इन मरीजों का इलाज करवा सके। महंगे इलाज के लिए सरकार ने क्राउड फंडिंग यानी लोगों से इलाज की रकम इकट्ठा करने का विकल्प दिया। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। राजस्थान के भी 4 खिलाड़ी इस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे और 2 खिलाड़ी दिव्यांश पंवार और अपूर्वी चंदेला तो एयर राइफल निशानेबाजी में हिस्सा लेंगे, जबकि भावना जाट 20 किलोमीटर रेस वॉक में शामिल लेंगी। वहीं सेना में नायब सूबेदार अर्जुन लाल जाट डबल स्कल रोइंग स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। देश के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन शुरू होने के बाद 5 साल में पहली बार राजस्थान की चारों स्मार्ट सिटी टॉप 30 में रैंक हासिल की है। 2015-16 में शुरू हुए स्मार्ट सिटी मिशन के बाद पहली बार राजस्थान जैसे किसी कांग्रेस शासित राज्य को पहली रैंक मिली है। इससे पूर्व राजस्थान दूसरे नंबर पर था। स्मार्ट मिशन कार्यों की मॉनिटरिंग के साथ काम करने के लिए राजस्थान ने आंध्र व गुजरात से अधिक अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान पाया। तूफान सपनों के उड़ान भरने की कहानी है। चाहे कितने ही गम और कुर्बतों की आंधी तूफान या बवंडर जिंदगी में क्यों नाते रहें, अतीत और पूर्वा ग्रहों को ढोने के क्या अंजाम होते हैं, इसमें उसकी बानगी है, भले ही आप सही हो या नहीं हो। यहाँ बॉक्सिंग के बैकड्रॉप में कथित लव जिहाद पर एक चोट भी है।
एक ऐसी रूमानी दुनिया का ख्याल है जो असल जिंदगी में बिरले होते हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।